हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाली वीडियो में मैं आपको नीदरलैंड्स की ट्रैवल आइटनरी बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखकर आपको दो एरियाज में हेल्प मिलेगी। एक तो जो आपको नीदरलैंड्स में वीज़ा अप्लाई करना है, उसमें ट्रैवल आइटनरी का डॉक्यूमेंट लगता है। तो इस वीडियो की मदद से आप एक अच्छी ट्रैवल आइटनरी लिख सकेंगे। अच्छे से बताऊँगा आपको आइटनरी। दूसरा, वीज़ा आने के बाद आपको जो वहाँ पे घूमने जाना है, उसके लिए ट्रिप की प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए भी आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगी अपनी ट्रिप की आइटनरी वीज़ा आने के बाद घूमने के लिए डिज़ाइन करने में। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। साथ ही आप घूमने जा रहे हो तो नीदरलैंड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा, ताकि आप सिर्फ बिल्डिंग्स देख के ना आ जाओ, आपको थोड़ा उनकी बैक स्टोरी भी पता हो। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। अगर आपको अपनी शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो, या नीदरलैंड और यूरोप के बाकी जो अलग अलग कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीज़ हैं उनमें साइट सीइंग कैसे करनी है ये पूरा समझना हो, या अपनी ट्रिप की प्लानिंग करवानी हो, बुकिंग्स के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस चाहिए, ये सारे काम मैं करता हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने कोशिश की है कि नीदरलैंड का मैप थोड़ा एक्यूरेटली ड्रॉ करूँ। ये नीदरलैंड्स है। जो टूरिज्म इम्पोर्टेंस वाले सिटीज़ या टाउन्स या विलेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बाकी जो बहुत सारे उनको मैंने नहीं लिखा है, ओनली टूरिस्टी इम्पोर्टेंस वाले सिटीज़। इधर अटलांटिक ओशियन है। ये अलग अलग सिटीज़ के नाम मैंने लिख रखे हैं। आइटनरी बताने से पहले थोड़ा सा आपको फैमिलियर करा देता हूँ नीदरलैंड के बारे में। नीदरलैंड्स का मतलब होता है लो लैंड। किससे लो? सी से लो। अधिकतर नीदरलैंड का एरिया, नीदरलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, और नीदरलैंड का अधिकतर जो एरिया है वो सी लेवल से नीचे है। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे एरिया में पानी से भरी हुई है ज़मीन। तो नीदरलैंड जो है, इसकी लगातार कोशिशें रहती हैं अपने कंट्री को बाढ़ से बचाने की और पानी हटा के ज़मीन को रिक्लेम करने की। पास्ट में बाढ़ आ जाती थी यहाँ पे तो लोग मारे जाते थे। तो फ्लड प्रिवेंशन में नीदरलैंड ने बहुत काम किया है। ये जो सी है ना, इस पूरी लेंथ में इन्होंने डाइक्स लगा रखी हैं। डाइक्स मतलब ये कोस्टल एरिया में इस तरह की जो बड़ी बड़ी होती हैं उन्हें लगा देते हैं, और डाइक्स लगा के पहले तो जो पानी होता है सी का, सी वाटर, उसे लैंड से अलग किया जाता है। अब पीछे जो लैंड है उसमें पानी भरा हुआ है, तो यहाँ हवा काफ़ी चलती है। तो नीदरलैंड में जो विंड मिल्स हैं वो काफ़ी लगा, आपने देखे होंगे, बहुत विंड मिल होती हैं नीदरलैंड में। तो वो सिर्फ सजावट की चीज़ नहीं है टूरिस्ट के लिए, इट्स फंक्शनल, उसका यूज़ है। पहले तो डाइक लगा के जो सी का पानी है उसे अलग किया लैंड से। अब लैंड में पानी भरा हुआ है, विंड मिल लगी हैं, हवा चल रही है, ब्लेड घूम रहे हैं विंड मिल के। तो जो खेतों में पानी भरा हुआ है वो, उसका जो मैकेनिज्म है, पानी को निकाल के बाहर फेंक देता है और कैनाल्स में ट्रांसफर कर देता है। और विंड मिल के घूमने से जो पावर जनरेट हो रही है वो चक्की का काम करती है और वो अनाज को पीसती है। और फिर वो जो कैनाल है उसमें अब पानी भर गया, उसमें क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है। अब जो पीछे गीली जमीन बची उसमें सॉल्ट वाटर होता है, क्योंकि सी से लैंड को रिक्लेम करा गया है। तो पहले कुछ हार्श कंडीशन झेलने वाले प्लांट उगाए जाते हैं, वो सारा सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और पीछे जो बचता है फिर वो होता है एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड, जिसमें बहुत खेती होती है, गेहूं की, बार्ले की, पोटैटो की, फ्लावर्स की, और भी कई चीज़ों की। एम्स्टरडैम से जब आप बाहर जाएंगे तो आपको बड़े में बहुत सारे एरिया में खेत ही खेत दिखाई देंगे, जहाँ पे काफ़ी खेती होती है। तो अपने कंट्री को सेफ रखने के लिए नीदरलैंड्स ने फ्लड प्रिवेंशन के एरिया में नई नई तरह की टेक्नोलॉजी इनोवेट करी है, यूज़ करी है। ये वाला एरिया आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है फ्लेवोलैंड। ये पूरी प्रोविंस है जो नीदरलैंड ने पानी से रिक्लेम करी है। तो नेचर से ये इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ कर चुके हैं लैंड को क्लेम करने के लिए, सी से, लैंड से, रिवर से, कि डच लोग जो हैं वो प्राउडली कहते हैं, गॉड मेड द अर्थ बट द डच मेड हॉलैंड। इसके अलावा यहाँ नीदरलैंड में बाईसाइकिल का भी काफ़ी कल्चर है। जितने यहाँ पे लोग हैं उतने ही लगभग बाईसाइकिल हैं। सिटीज़ में लेन्स अलग होती हैं बाईसाइकिल के लिए। हाईवे पे एक अलग रोड पैरेलल होती है बाईसाइकिल्स के चलने के लिए, जिस पे काफ़ी स्पीड से बाईसाइकिल चलती हैं, और उनकी ट्रैफिक लाइट वगैरह भी अलग होती है। बहुत ही रिच कंट्री है, डेंसली पॉपुलेटेड है। काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर रहे हैं, जैसे कि वैन गॉग, रैम्ब्रांट, वर्मीर और भी कई। प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे लीगल है। कुछ शूज़ होते हैं क्लॉम्पेन, जो किसान पहनते हैं, कलरफुल शूज़ होते हैं, वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, वो भी यहाँ पे होता है। मैरिजुआना यहाँ पे खुल के पी सकते हैं, लीगल है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आइटनरी बताना शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ की हिस्ट्री का बता देता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री का
आज के प्रेजेंट डे नीदरलैंड पे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। 1600s नीदरलैंड की गोल्डन एज थी। उससे पहले तो यहाँ पे मामूली ट्रेड हुआ करती थी। फिर 1600s की शुरुआत में कुछ मर्चेंट ईस्ट गए, मतलब कि इंडिया के आसपास के जो एरिया हैं, ये इंडोनेशिया वगैरह की तरफ। यहाँ से जब वो लौट के आए तो कुछ वैल्यूएबल चीज़ें ट्रेड करके लाए। उनकी डिमांड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनको बेच के वो बहुत अमीर बन गए। तो इस चीज़ का ट्रेड पोटेंशियल देख के जो नीदरलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो नॉटिकल स्किल्स और बिजनेस स्किल्स दोनों में जिसको मास्टरी थी, उन्होंने ईस्ट से ट्रेड करना शुरू किया। ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं एशिया के, और वहाँ से जब वो अपने जहाज भर भर के लाते थे तो उनमें होते थे बहुत सारे मसाले, जैसे सिनामन, पेपर, सिल्क, पोर्सिलेन, ये सब चीज़ें। और पूरे एम्स्टर्डम में दुनिया भर का माल रखा जाता था, जिसे बेच के अथाह पैसा एम्स्टर्डम ने कमाया और एम्स्टर्डम वर्ल्ड का रिचेस्ट सिटी बन गया। और जो डच वेस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्लेव ट्रेड कर रही थी। वो यहाँ का माल ले जाके अफ्रीका के कोस्ट पे जाती थी, वहाँ से स्लेव्स उठाती थी, उनको इनह्यूमन कंडीशंस में शिप्स में भर के उधर अमेरिका ले जाती थी, और वहाँ से कॉटन, साउथ अमेरिकन शुगर, टोबैको, ये सब लेके आती थी एम्स्टर्डम। तो स्लेव ट्रेड से वेस्ट इंडिया कमा रही थी और इस तरह की ट्रेड से ईस्ट इंडिया कमा रही थी, और दुनिया भर का माल और पैसा एम्स्टर्डम में आ रहा था, जिससे एम्स्टर्डम सिटी बहुत अमीर बन गया। 50 सालों तक सबसे ज़्यादा रिच सिटी एम्स्टर्डम बन के रहा। उसके बाद फिर इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह ट्रेड में आगे निकल गए। तो इस अमीरी का जो इन्फ्लुएंस है आज तक आपको एम्स्टर्डम में दिखेगा। बहुत ही, एम्स्टर्डम जो कि कैपिटल है, और बाकी नीदरलैंड भी बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आइटनरी बताना शुरू करूँ उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ की एक चीज़ और फेमस है, ट्यूलिप्स। बहुत ही खूबसूरत ये फूल होते हैं, आपको जरूर देखने चाहिए। पूरे साल नहीं मिलेंगे, लेट मार्च, अप्रैल और मई इसकी शुरुआत में ही ये फूल मिलते हैं। अब मैं आपको नीदरलैंड की आइटनरी बताना शुरू कर रहा हूँ। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एम्स्टर्डम को बेस बना के पूरा कंट्री देखा जा सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रेन का नेटवर्क है इनका, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आधे घंटे से लेके 1-1.5 घंटे में आपको कहीं भी पहुंचा देगा। तो सबसे पहले एम्स्टर्डम की बात करते हैं। एम्स्टर्डम में आपको 3 नाइट्स जरूर देनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आके लगोगे वो दिन तो ज़्यादा देख नहीं पाओगे, अगले 2 दिन आपके पास पूरे होने चाहिए। एम्स्टर्डम बहुत ही सुंदर सिटी है। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, ब्राउन कलर की सी, ब्लैक कलर की सी, बहुत ही सुंदर हैं। बहुत ही कमाल का उनका आर्किटेक्चर है। सामने की तरफ फसाड में बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज होती हैं टू लेट मैक्सिमम सनलाइट इन, और काफ़ी उनके सामने, बिल्डिंग्स के सामने काफ़ी खूबसूरत कैनाल्स दिखती हैं। यहाँ क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, तो रेड लाइट विंडोज़ में रात के टाइम, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में जो वेश्याएँ होती हैं वो अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफर करती हैं। मैरिजुआना स्मोक करना यहाँ पे लीगल है। बहुत ही एनर्जी से भरपूर, लिबरल, मॉडर्न एनवायरनमेंट वाला ये सिटी है। काफ़ी मस्ट विजिट है। आपको यहाँ पे 3 नाइट्स मिनिमम देनी चाहिए, और जितना ज़्यादा दे सकें उतना अच्छा। एम्स्टर्डम को बेस बना के आप दूसरी सारी जगह कवर कर सकते हैं जिनका, तो यहाँ जितने भी दिन आपको देने हैं आप उतने सारे दिन एम्स्टर्डम में दे सकते हो, और कम से कम 2 फुल डेज एम्स्टर्डम देखने के बाद बाकी सारी जगह आप डे ट्रिप में कर सकते हो। अब दूसरी जगहों का बताना शुरू कर रहा हूँ। अगर आप आ रहे हो लेट मार्च में, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगा ब्यूटी के हिसाब से, पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह, फिर कम इंपॉर्टेंट जगह, इस घटते क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एम्स्टर्डम के बाद यहाँ क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन है। यहाँ पे आपको अगर लेट मार्च में आ रहे हैं, या पूरे अप्रैल में कभी भी, या मई की शुरुआत में, तो आपको क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन्स में अलग अलग रंगों के बहुत खूबसूरत ट्यूलिप्स और उन ट्यूलिप फ्लावर और उनके फील्ड देखने को मिलेंगे। तो आप एक दिन की डे ट्रिप कर सकते हैं या हाफ डे की ट्रिप क्यूकेनहॉफ ट्यूलिप गार्डन के लिए। एक दिन की डे ट्रिप आप ये जो जगह है गीथून, इस विलेज के लिए कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी और फिर एक बस लेनी पड़ेगी यहाँ पहुँचने के लिए। फिर एक बहुत ही खूबसूरत जो सिटी है वो है डेल्फ्ट। ये एम्स्टर्डम जैसा, लेकिन एम्स्टर्डम से कम क्राउडेड और कम एक्सपेंसिव सिटी है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से सीधी ट्रेन आपको करीब 1 घंटे 1-1.25 घंटे में पहुँचा देगी। यूनिवर्सिटी टाउन है डेल्फ्ट। जो एक जीनियस आर्टिस्ट था वर्मीर, वो भी यहीं पे था। और डेल्फ्ट के जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, क्रॉकरी, डेल्फ्ट वेयर बोलते हैं उसे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर एक ये रॉटरडैम है, यूरोप का बिजिएस्ट पोर्ट है और वर्ल्ड का 30 नंबर का सबसे जो मेन पोर्ट है वो यहाँ रॉटरडैम में। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स आपको यहाँ रॉटरडैम में दिखेंगी। आप क्रूज भी ले सकते हैं यहाँ पे।
हेग में गवर्नमेंट सीट्स हैं, इसे आप चाहें तो स्किप कर दें, इतना कोई ग्रेट नहीं है। बीच भी है यहाँ पे। डेल्फ्ट बहुत अच्छा है, रॉटरडैम भी आपको आना चाहिए, और क्यूकेनहॉफ, ट्यूलिप गार्डन और गीथून। एक चीज़ और, अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एम्स्टर्डम को बेस बना के सारा कंट्री नहीं देखना, तो एक और ऑप्शन है कि एम्स्टर्डम से तो इस तरफ के सारी जगह देख लो। डेल्फ्ट को बेस बना के आप रॉटरडैम और हेग भी देख के आ सकते हो, या चाहो तो एक ही जगह होटल रखो, पूरा कंट्री आप यहीं से देख लो। इसके अलावा आल्समीर, यहाँ पे फ्लावर ऑक्शन सीन होता है, जो लाइटनिंग स्पीड से फ्लावर जो होते हैं उनकी ट्रेडिंग होती है। लाइडन, ये भी यूनिवर्सिटी टाउन है, एम्स्टर्डम जैसा ही दिखता है, कैनाल्स वगैरह इसमें भी काफ़ी दिखेंगी, काफ़ी अच्छा है। ये जो सिटी है यूट्रेक्ट, बहुत ही सुंदर सिटी है, एम्स्टर्डम जैसा ही दिखता है, बढ़िया ब्यूटीफुल कैनाल्स हैं यहाँ पे। लार्जेस्ट मेडिवल ओल्ड टाउन नीदरलैंड का आपको यूट्रेक्ट में दिखेगा। फिर अब इधर आते हैं, ये तो मेनली सिटीज़ हैं जो कि एम्स्टर्डम की ही शॉर्टर वर्जन है, मिनिएचर फॉर्म समझो। एम्स्टर्डम जैसे कम क्राउडेड, उसी तरह के दिखने वाले। ये वाली जगह थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे कि एक दिन की डे ट्रिप की जा सकती है एडम वॉलेंडम मार्केन की। मार्केन बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर फिशिंग विलेज है। ग्रीन कलर के से घर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जो कि बड़े ही अट्रैक्टिव लगते हैं, जरूर आना चाहिए आपको मार्केन। वॉलेंडम काफ़ी सुंदर छोटी सी जगह है, यहाँ पे आपको बढ़िया विंडमिल और वो सब दिखेंगे, बहुत ही सुंदर है। एडम में भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ आप आ सकते हैं। विंडमिल्स के टूर आपको चाहिए तो जानसे स्कैंस में आपको काफ़ी विंडमिल के टूर मिल जाएंगे। तो एडम वॉलेंडम मार्केन एक दिन में कर लेना, और एक दिन में जानसे स्कैंस की डे ट्रिप कर सकते हो। चीज़ मेकिंग कैपिटल अल्कमार है, सबसे अच्छा चीज़ आपको यहाँ मिलेगा। फिर जो डच के गोल्डन एज के मर्चेंट थे, जो यहाँ पे गोल्डन एज लेकर आए थे, वो होर्न से निकले थे। ये भी सही जगह है, जा सकते हो। और अगर यहाँ जाओ तो एंकुजन जो है, यहाँ भी आप जाना, ओपन एयर म्यूजियम है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा ये कंट्री है। फिर से बता दूँ, आइटनरी 3 नाइट्स एम्स्टर्डम में, एक दिन की डे ट्रिप डेल्फ्ट की, एक दिन की क्यूकेनहॉफ की, एक दिन की गीथोर्न की। नाइट्स आप खुद ऐड कर लेना कितनी रुकनी होंगी। एक दिन की एडम वॉलेंडम मार्केन की, एक दिन जानसे स्कैंस की, इसके एक दिन की यूट्रेक्ट की, एक दिन की लाइडन की। मेरे ख्याल से 8, 9 या 10 दिन हो गए, इतना काफ़ी है। अगर और भी आपको दिन देना है तो बाकी जितनी भी जगह इस बोर्ड पे लिखी हुई हैं उनको आप ऐसा डे ट्रिप फ्रॉम एम्स्टर्डम कवर कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। मुझसे अगर आपको अपनी शेंगेन वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन करानी हो या यूरोप की पूरी ट्रिप कराने के लिए मुझसे प्लानिंग, बुकिंग्स और साइट सीइंग के लिए गाइडेंस चाहिए, मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।